तो बहुत ज्यादा पेज नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपको जो है बहुत आयोग लिखवा नहीं रहा है। आपसे आयोग क्या चाह रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुणवत्तापूर्ण आंसर राइटिंग करें। तो गुणवत्तापूर्ण आंसर राइटिंग आप कैसे कर पाएंगे, जब विषय वस्तु की आपको एकदम गंभीर उस पर पकड़ हो, उसकी समझ हो, और उत्तर का फॉर्मेट आपको पता हो कि कैसे कैसे लिखना है, मतलब गागर में सागर भरने का काम कैसे करना है। तो आप यहाँ इसको सीखेंगे भी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने पीछे भी कहा कि अगर आप अपने प्रश्न का उत्तर किसी विद्वान के स्टेटमेंट से शुरू करें, और ऐसे में तो बहुत संविधान को लेकर के तो बहुत से विद्वानों ने बहुत से मत दिए प्रस्तावना पर, तो उनके मत से शुरू करें या अंत उनके मत से करें तो बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, और इस पे आपको 1 नंबर आधा नंबर जरूर अतिरिक्त मिलता है। तो हमने यहाँ प्रयास किया है, डॉक्टर सुभाष कश्यप एक संविधानविद थे, और उनको कोट करते हुए कि डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है। चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, किसकी? तो त्याग, तपस्या और बलिदान का। अब इतना आपने लिखा, एक तरीके से परीक्षक को क्या है कि आपने एक खाका दे दिया कि भाई प्रस्तावना में क्या आप देख रहे हैं कि त्याग, तपस्या और बलिदान का एक तरीके से उसमें चित्र निहित है। और फिर आप जो है इसको आगे बढ़ाएं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों तथा उद्देश्यों को रेखांकित एवं सूचीबद्ध किया गया है जिन संवैधानिक मूल्य में हमारे संविधान निर्माता विश्वास करते थे। मतलब सुभाष कश्यप के स्टेटमेंट से जोड़िए कि भाई यह वह चित्र है जो हमारे मूल्यों के त्याग, तपस्या की चीजों को प्रदर्शित करता है। और वही भाई हम 200 करीब करीब 200 वर्षों की औपनिवेशिक गुलामी के बाद जो है आजाद हो रहे थे। तो ऐसे में जो हमारे लोग थे, जो हमारे नीति नियंता थे, जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लोग थे, उनका ये मानना था कि हम एक ऐसा संविधान बनाए कि जिसमें समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए, मतलब कोई ऐसा वर्ग ना हो कि वो अपने आप को संविधान से जोड़ ना सके। जैसे आप अमेरिकी संविधान में देखिए, तो अमेरिकी संविधान जब बना तो उसमें बहुत सी खामियां थी। महिलाओं के लिए उस तरीके का मताधिकार नहीं था। जो ब्लैक थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। अंत में अमेरिका गृह युद्ध का शिकार हुआ, तब जाकर के ब्लैक और महिलाओं को कुछ अधिकार मिले। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहते थे। यहाँ जाति, धर्म, मजहब, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव रहे ही ना, और समावेशी विकास की ओर हमारा देश अग्रसर हो, ऐसा वो संविधान निर्मित करना चाहते थे। तो वही आप यहाँ अपनी भूमिका में बता रहे हैं। प्रस्तावना में राज्य का स्वरूप कैसा हो, नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया जाए, उन्हें किस हद तक की स्वतंत्रता व समानता प्राप्त हो आदि का स्पष्ट उल्लेख है। मतलब आप अपनी भूमिका में ही अब प्रस्तावना पे उतर गए कि प्रस्तावना में हम क्या बता रहे हैं कि भाई प्रस्तावना में कि हमारा जो है संविधान कैसा हो, उसमें कैसी नीतियां बनाई जाए, उसमें स्वतंत्रता के क्या प्रावधान होने चाहिए, उसमें स्वतंत्र समानता के क्या प्रावधान होने चाहिए, उसमें सोशल जस्टिस के लिए क्या होने चाहिए। ये सारा एक तरीके से रोड मैप दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना का आरंभ क्या है कि हम भारत के लोग से होता है, जो जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। मतलब क्या कहा गया कि हम भारत के लोग, और संविधान को अपनाया कौन है? यही हम भारत के लोग। तो इससे क्या है कि मतलब जो भारत की संप्रभुता है वो हमारे आप में है, मतलब भारत की जनता में निहित है। यह बताता है कि सारे अधिकार जनता में निहित हैं, और संपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाएं इसी से शक्ति प्राप्त करती हैं। चूंकि देश की सबसे संप्रभु जो रचना है वो संविधान है, और वो जनता के द्वारा बनाई गई है, जनता के लिए बनाई गई है। और जितने भी शासन प्रशासन के केंद्र हैं वो अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करेंगे? इसी संविधान से प्राप्त करेंगे। और
इसके बियॉन्ड यदि वो जाते हैं तो उन्हें इसी संविधान के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, उनके उनके पद से हटाया जाएगा और जो भी आवश्यक विधिक कानूनी कार्रवाई होंगी वो करी जाएंगी। ठीक है, तो ये आप बता रहे हैं। फिर प्रस्तावना में ही देश का स्वरूप, मतलब हमारे देश का स्वरूप कैसा हो, मतलब जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो, इसका निर्धारण किया गया। मतलब संविधान में ही हम बता दिए हैं कि हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा। उसमें क्या होगा कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे, मतलब जो हमारा भूभाग होगा, जो हमारी जनता होगी वो सॉवरेन होगी। हम अपने भूभाग में एकदम स्वतंत्र होंगे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा। हम किसी भी विदेशी शक्ति के आगे अपनी संप्रभुता को नहीं खोएंगे। ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद क्या होंगी कि हम समाजवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे। समाजवादी दृष्टिकोण के तहत समाज के तृणमूल स्तर तक जो है हम शासन प्रशासन की जो है भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। विकास का ऐसा मॉडल बनाएंगे जो जिसमें समाज का अंतिम पायदान तक के व्यक्ति का क्या हो, तो अंत्योदय हो, मतलब अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है। फिर पंथ निरपेक्ष है, मतलब हम यहाँ पंथ निरपेक्ष मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हम किसी धर्म को नहीं मानता। भारत भारत का ये मानना है कि हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। भले ही यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही सम्मान हम अपने अल्पसंख्यक नागरिकों को भी देते हैं। और हिंदू धर्म के समान ही सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्म एक समान हमारे लिए हैं। राज्य किसी भी धर्म को कमतर नहीं आंकेगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा और सबके सामाजिक विकास के लिए वो क्या करेगा, तो प्रयास करेगा। तो ये है। और फिर लोकतांत्रिक हमने गणराज्य अपनाया कि मतलब जो हमारा हेड होगा वो हमारी जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, चयनित होगा, उसे हम लोग चुनेंगे, चुन करके भेजेंगे। ये चीजें मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था को भी हमने क्या है कि संविधान में नकार दिया था, क्योंकि वहां क्या था कि वहां राजा के बेटा का राजा बनने की संभावना अधिक थी। ठीक है, ये प्रस्तावना का जो है वो आदर्श है। फिर इसमें नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का उपबंध है कि भाई संविधान में आप लोगों ने पीटी में पढ़ा ना कि इसमें 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, तो आप उसको भी दिखाइए कि भाई यहाँ हम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेंगे और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। कि मतलब इसमें ऐसा ना हो कि मुट्ठी भर के लोग ये सारे न्याय मतलब सारे लाभ लेके निकल जाए और अधिकांश जनता जो है वो देखती रह जाए या हाथ मलती रह जाए। तो ऐसा न तो संविधान विदों की सोच थी, न तो संविधान में ऐसे प्रावधान है। मतलब ये जो न्याय की बात है तो ये सबके लिए कॉमन है। इसी तरीके से भारतीय नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी क्या है, तो उल्लेख है। मतलब हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में ही बता दिया है कि जो हमारे नागरिक होंगे वो अपने विचार रख सकते हैं, मतलब उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उन्हें उनके विश्वास को मानने की स्वतंत्रता होगी, वो किस धर्म को मानते हैं या किसी धर्म को नहीं मानते वो उनका अपना निजी विचार होगा और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। मतलब राज्य डंडा लेके ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म को मानो ही मानो, या इस्लाम में हो तो इस्लाम धर्म को मानो। फिर धर्म उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। मतलब कि जो अवसर होंगे वो सभी के लिए समान होंगे और सबको समान प्रतिष्ठा होगी। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है कि जो मताधिकार है वो चाहे गांव के सबसे निम्नतम व्यक्ति हो, जो सबसे गरीब व्यक्ति हो, और चाहे वो मुकेश अंबानी हो, दोनों लोग के वोट की वैल्यू क्या है, एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सबसे धनी व्यक्ति हैं भारत के, अब तो एशिया में सबसे धनी हो गए तो उन्हें 1000 वोट का अधिकार मिल गया। नहीं, एक वोट की वैल्यू उनकी भी है और एक ही वोट की वैल्यू हमारी भी है। ठीक है, फिर इसी के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी क्या है, तो हमारी प्रस्तावना में ही निहित है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि प्रस्तावना में भारत कैसा बने, भारत का स्वरूप कैसा हो, भारत की संस्थाएं कैसे संचालित होंगी,
भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सारा मतलब सारी झलक जो है वो प्रस्तावना में दिखला दी गई। अगर आप प्रियम्बल पढ़ लें तो भारत के संविधान में आगे क्या है आपको मोटा मोटा एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रस्तावना में कैसा भारत हो का क्या है विचार दिया गया है, कि मतलब हमारा भारत कैसा हो, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही भारत के भविष्य और आदर्शों तथा भारत की बुनियादी रूपरेखा का प्रभावी निरूपण किया गया है। अतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहना क्या है उचित है, क्योंकि भाई आत्मा क्या है कि मतलब हार्ट, की जहां जिसके बिना कल्पना न करी। भाई हमारी जो शरीर है उसमें हमारी आत्मा है, अगर ये आत्मा निकल गई यहाँ से तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी तरीके से जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, अगर प्रस्तावना हट जाए तो संविधान क्या है कि संविधान जो है वो बेतरतीब हो जाएगा, उसका जो मोटिव है वो क्लियर ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसा भारत हो, कैसे भारत का निर्माण करना वो स्पष्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाना एकदम उचित है, 100% सही है। और फिर एक जस्टिस होते हैं हिदायतुल्ला, तो हिदायतुल्ला के शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना समुचे संविधान की आत्मा है। मतलब इन्होंने तो कह भी दिया जस्टिस हिदायतुल्ला कि जो हमारी प्रस्तावना है वो समुचे संविधान की आत्मा है, इसमें संवैधानिक जीवन के वैविध्य का भी उल्लेख मिलता है और भविष्य के दर्शन का भी। मतलब क्या है कि इसमें जो संवैधानिक जीवन है उसकी जो विविधता है उसका तो उल्लेख है ही, साथ ही साथ भविष्य का भारत कैसा हो उसका भी दर्शन, उसकी भी झांकी, उसका भी झलक आपको कहाँ मिल जाता है, तो इसी प्रस्तावना में मिल जाता है। तो चूंकि 15 अंक का प्रश्न है और इसमें आपको गागर में सागर भरना है 150 शब्दों में, जब आप 1 पेज या सवा पेज 1.5 पेज पाएंगे तो ऐसे में इससे ज्यादा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। और आप ऐसे ही बने रहते हुए यदि उत्तर लिख लेते हैं तो विश्वास मानिए कि 15 है तो 15 में आराम से जो है 9 नंबर आप पा जाएंगे, और 15 में 9 नंबर यदि आप पाएंगे तो आप टॉप 10 में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आयोग जो है बहुत हार्ड मार्किंग करता है, ऐसा नहीं है कि 15 में 12 नंबर 13 नंबर देता है। यूपी पीसीएस की कॉपी उठा के देख लीजिए, वही सब परीक्षक रहेंगे यहाँ भी। और चूंकि आपको प्रवक्ता बनाएगा तो यहाँ तो हार्ड मार्किंग करेगा ही करेगा, विश्वास मानिए। बहुत से लोग इसमें भी क्राइटेरिया पूरी कर लें वही बहुत बड़ी बात है। अभी एलटी का रिजल्ट आएगा कुछ समय के बाद, 15 दिन के बाद, 20 अगस्त के बाद आना शुरू होगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, उसमें देखिएगा हर जगह यही होगा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, मतलब वो अपनी क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो 35% 40% की मेंस में क्राइटेरिया है। देखिए ये हमारा टेलीग्राम है, आप लोग जो मांगते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो संस्थान बिना कहे यहाँ डाल देता है। तो @समृद्धि IAS ऑफिशियल पे जो है आप इसको ज्वाइन करें, यहाँ आपको निरंतर पीडीएफ मिलता रहेगा। दूसरी चीज ये हमारे 2 यूट्यूब के चैनल, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये वाला, इसमें हमारा ये फोटो भी लगा है। तो ऐसे में अगर आप लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।